नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। मध्य प्रदेश के इस बुलेटिन में सबसे पहले बात उन 26 विधानसभा सीटों की जिन पर उपचुनाव होना है। जी हां, कोरोना संक्रमण को लेकर उपचुनाव आगे बढ़ने की संभावनाओं पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के बयान से अब यह विराम लग गया है। एक कार्यक्रम में मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ कर दिया है कि आयोग तय समय सीमा में ही चुनाव कराना चाहता है। इधर निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों से 30 जुलाई तक सुझाव मांगे हैं। राजनीतिक दलों ने भी उपचुनाव के लिए कमर कस ली है। इसके लिए पीसीसी चीफ कमलनाथ ने रविवार को कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई थी, जिसमें उन्होंने विधायकों को उपचुनाव की तैयारियों में जुट जाने को कहा था। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने तो यहां तक कहा कि कमलनाथ अब विधायक दल की अगली बैठक शपथ के बाद ही लेंगे। इसका जवाब सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपने ही अंदाज में दिया। आपको बता दें कि रविवार को भोपाल में कमलनाथ ने विधायक दल की बैठक के बाद यह कहा था कि अगली बैठक राजभवन में शपथ लेने के बाद होगी। और इससे पहले आपको बता दें कि पीसीसी ने एक ट्वीट भी किया था कि 15 अगस्त पर झंडा कमलनाथ ही फहराएंगे। अब सवाल यह है कि क्या वाकई तैयारी पूरी है चुनाव को लेकर? और जिस तरह से चुनाव आयोग के प्रमुख ने कह दिया है कि सितंबर के अंत तक चुनाव हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में एक तरफ कोरोना भी है, दूसरी तरफ दल बदलने वालों का आप देख रहे होंगे कि सिलसिला भी चल पड़ा है। लगातार कांग्रेस से विधायक इस्तीफा दे देकर बीजेपी में आ रहे हैं। कमलनाथ जी ने कहा अगली मीटिंग जो होगी 24 चुनाव के बाद, 26 चुनाव के बाद, अब राजभवन की शपथ के साथ होगी। चिंता मत करो, सब भिड़ो, एकजुट, टीम वर्क लगो। ये सरकार जाने वाली है, शिवराज सिंह जाने वाले और कमलनाथ फिर से आने वाले। दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। चलिए, तो एक तरफ एक बयानबाजी डायलॉग, दूसरी तरफ दूसरी बयानबाजी और डायलॉग। सुधीर, एक फिल्म थी बॉर्डर, आपने देखी होगी, और उसमें पाकिस्तान का मेजर कहता है कि शाम का नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, सुबह का शाम का खाना जैसलमेर में करेंगे, सुबह का नाश्ता दिल्ली में करेंगे। इतना ही कह रहे हैं कि सीधे सीधे आप जो है अगली बैठक राजभवन में होगी। फिर उधर से एक बयान आ रहा है कि दिल को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सवाल यह है कि ये सिर्फ बयानबाजी है, तुकबाजी है, या फिर नीचे जो सर्वे हुआ है उस हिसाब से भरोसा भी है जीत का? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं नाराजगी जो है उन चेहरों को लेकर हो सकती है जिनको चुनाव मैदान में जाना है। और कांग्रेस को ये उम्मीद है, अपनी तैयारी से ज़्यादा कांग्रेस को ये लगता है कि सरकार गिराने का जो खेल मध्य प्रदेश के अंदर हुआ, और ऐसे में जिन चेहरों के दम पर बीजेपी चुनाव मैदान में जाने वाली है उनके खिलाफ नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा, ये कांग्रेस को लगता है। क्योंकि जिन क्षेत्रों में कांग्रेस को चुनाव मैदान में जाना है वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव वाले क्षेत्र ज़्यादातर है। लिहाजा उन क्षेत्रों के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी का दामन थामना, ये कितना बड़ा फैक्टर होगा, ये तो उपचुनाव के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा, परिणाम, वो बेहतर तरीके से बता पाएगा। पर जहां तक बॉर्डर फिल्म के डायलॉग की बात मुझे आपने की, पर तो कम से कम कांग्रेस का वो ट्वीट जो है 15 अगस्त का झंडा फहराने वाला, वो कम से कम आज जो मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा, उनके बयान के बाद में जरूर एक मायूसी भरा हो सकता है कांग्रेसियों के लिए। क्योंकि 15 अगस्त के बाद तक का इंतजार तो कम से कम करना ही पड़ेगा। ये सुनील अरोड़ा के बयान से बिल्कुल साफ नजर आता है। सितंबर में चुनाव कराने की बात कही है, लिहाजा अगस्त का महीना तो कम से कम चुनाव प्रचार के दौरान ही निकलेगा। और ऐसे में इस दौरान 15 अगस्त का झंडा कौन फहराएगा ये सबको मालूम है। पर मध्य प्रदेश के अंदर अगर बात करें तो कांग्रेस को लगता है विधायक दल की बैठक के दौरान या फिर कांग्रेस के किसी भी कार्यकर्ता से हम बात करते हैं तो सरकार में वापसी की उम्मीद कांग्रेस का हर नेता लगाए बैठा है। कांग्रेस को यह लगता है कि शायद चुनाव में अगर वो जाएंगे, 1.25 साल के जो कामकाज थे, भले ही जनता में उतना प्रचार प्रसार ना हो पाया हो, चाहे वो कर्ज माफी की बात हो या फिर दूसरे अन्य मुद्दों की बात हो। आज 27% आरक्षण को लेकर भी जो फैसला आया है, कांग्रेस ने उसको लागू किया, पर ये अधूरी तैयारियों के साथ में लागू किया या पूरी तैयारियों के साथ में लागू किया, ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है। पर कांग्रेस को ये लगता है कि इन बड़े मुद्दों के सारे जनता का समर्थन उनको मिलेगा, लिहाजा वापसी की उम्मीद कांग्रेस ने जताई है। वहीं पर बीजेपी को यह मालूम है कि जब सरकार में रहते हुए सरकार नहीं बचा पाए, ऐसे में सरकार की वापसी का दम कितना होगा, ये उपचुनावी
तभी पता लगेगा। पर लेकिन बीजेपी जिस तरीके से लगातार झटके पर झटके कांग्रेस को देती जा रही है, लगातार 2 सीटों की संख्या जो उपचुनाव की मध्य प्रदेश के अंदर थी 2 विधायकों के निधन के बाद, उसकी संख्या अगर 26 पहुंची है तो उसके पीछे एक बड़ा जो है बीजेपी का ऑपरेशन लोटस और बीजेपी का जो मैनेजमेंट है कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के विधायकों को अपने पाले में लाने का, वो एक सबसे बड़ा झटका है। लिहाजा बीजेपी के अगर ओर से बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान के दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। उनके बयान में वो कॉन्फिडेंस नजर आता है कि कम से कम सरकार तो नहीं जाने वाली, और स्थिति अगर बनती है तो जो बात अंदर की चली आ रही है कि बीजेपी शायद कुछ और विधायकों को तोड़कर ला सकती है। ऐसे में कांग्रेस का जो दावा है सत्ता में वापसी का, राजभवन में शपथ के बाद अगली विधायक दल की बैठक का, वो कैसा पूरा होगा ये भी देखना होगा। पर तैयारियां दोनों दलों ने अपने स्तर पर की है और चुनाव में जाने के लिए अकेले चुनाव आयोग की तैयारी नहीं है, उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी अपना होमवर्क जो है पूरा कर चुकी है। विजय, वाकई शुक्रिया सुधीर इस तमाम बातचीत के लिए। तो चुनाव आयोग एक तरफ तैयार है, दूसरी तरफ पार्टियां अपना होमवर्क कर चुकी हैं। होमवर्क में क्या कमियां दिख रही हैं वो बस पूरा करने की ज़रूरत है, लेकिन जनता किसके साथ जाएगी ये भी चुनाव में ज़रूर देखना होगा। और हम भी लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, चुनाव तक की भी सारी अपडेट देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। विधायक दल की बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ के सामने कांग्रेस के विधायक केपी सिंह पार्टी का साथ नहीं छोड़ने की शपथ लेते हैं और दूसरे ही दिन भाजपा सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा से बंद कमरे में मुलाकात करते हैं। हालांकि इस मुलाकात को पक्ष विपक्ष क्षेत्र के विकास कार्यों से संबंधित बता रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तो उस सवाल को ही टाल गए जिसमें मुलाकात को लेकर सवाल पूछा गया। कांग्रेस विधायक केपी सिंह ने क्षेत्र के विकास के एजेंडे पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात होना बताया। उधर कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे पीसी शर्मा दावा कर रहे हैं कि पार्टी में एकजुटता है। खासकर केपी सिंह जैसे पुराने कांग्रेसी नेता के बारे में संदेह करना बेईमानी है। नहीं, कोई इरादा चेंज नहीं है। नहीं, आप कल बैठक में गए थे, क्या बातचीत हुई? गए थे, मुलाकात तो हमारी होती रहती है, उसमें कौन सी नई बात है। मैं कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था, हमारे क्षेत्र के काम होते हैं तो आना पड़ता है। देखिए, नरोत्तम मिश्रा हैं गृह मंत्री, जो इश्यूज होते हैं उसके संबंध में गृह मंत्री तो कोई भी विधायक मिल सकता है। किसी भी मंत्री से कोई विधायक मिले, मैं समझता हूँ कि उसमें क्यों आपत्ति होना चाहिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संकट अभी तक खत्म नहीं हुआ है। भले ही कांग्रेस अपनी बैठकों में अपने विधायकों को पार्टी का साथ ना छोड़ने की कसम ही क्यों न खिला रही हो, लेकिन कांग्रेस विधायकों पर अब भी डोरे डाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायकों ने एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाया है। भाजपा में शामिल होने के लिए उन्हें बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस विधायकों ने मीडिया के कैमरे के सामने अपनी निष्ठा कांग्रेस के हक में जाहिर की है। दमोह से कांग्रेस विधायक राहुल लोधी और सतना से कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्हें भाजपा की तरफ से पार्टी में शामिल होने की पेशकश की जा रही है। हालांकि दोनों ही विधायकों ने बीजेपी के किसी भी नेता का नाम न लेते हुए कहा है कि भाजपा अपने असल चरित्र पर उतर आई है। भारतीय जनता पार्टी का काम ही है और उनका काम है निरंतर हॉर्स ट्रेडिंग करने का, अलग अलग प्रकार के वो ऑफर दे रहे हैं। पर हम पूरी इच्छा शक्ति के साथ पहले भी कांग्रेस में थे, आज भी, और भविष्य की राजनीति भी कांग्रेस के साथ ही करेंगे। लोकतंत्र की हत्या जिस तरीके से भाजपा और इनके नेताओं द्वारा की जा रही है, वो इतिहास इन्हें माफ़ नहीं करेगा। जिस जनता ने जिस जनमत से कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसका आज अपमान ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस के वे विधायक जो कहीं ना कहीं जिनकी कांग्रेस पार्टी में ही वैल्यू नहीं है, या जिनकी पूछ परख नहीं हो रही है, उनके आका उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए, स्वयं के ऊपर ध्यान आकर्षित नेतृत्व का कराने के लिए इस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप का दौर यह मध्य प्रदेश में चल रहा है। और इधर मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायकों के खिलाफ उनके क्षेत्र में पार्टी बदलने की अफवाह पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस विधायक आलोक चतुर्वेदी और नीरज दीक्षित ने आरोप लगाए हैं कि उनके खिलाफ क्षेत्र में बीजेपी में शामिल होने की अफवाह फैलाकर माहौल खराब किया जा रहा है। दोनों विधायकों ने कहा कि जिन्हें पार्टी छोड़कर जानी थी वो चले गए, अब कोई भी कांग्रेस छोड़कर जाने वाला नहीं है। आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि उनके क्षेत्र में लोग फोन करके पूछ रहे हैं कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। नीरज दीक्षित और आलोक चतुर्वेदी ने कहा कि वो कांग्रेस के सच्चे सिपाही हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। दोनों विधायकों ने कांग्रेस की सत्ता में वापसी की उम्मीद भी जताई। नाम तो हमारा और नीरज का लिया जा रहा है, तो अब ऐसे नाम लेने से इनको कैसे मान लिया जाए। जो अफवाहें मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जो चल रही हैं, कल छतरपुर से रात को मेरे पास ही फ़ोन आया कि यहाँ अफवाहें चल रही है कि आप भाजपा में शामिल होने के लिए भोपाल गए। अरे विधायक दल की बैठक थी, उसमें आए थे। हमारी जनता, हमारे क्षेत्र के लोग
हमारे कार्यकर्ता इस बात को समझते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, हम कांग्रेस में रहेंगे, तो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करेंगे। वो तो आप रोज देख रहे हैं, रोज अभी भी लिस्टें निकल रही हैं। तो उस टाइम पे चलता था कि अब चल रहा है, आपके सामने खुद स्वयं है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार को बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती ने रामद्रोही बताया है। आज सीहोर दौरे में उमा ने कहा है कि पीएम मोदी 24 घंटे काम करते हैं, हवाई जहाज में भी फाइल निपटाते हैं। ऐसे में अगर वो अयोध्या 2 घंटे के लिए जा रहे हैं तो दिक्कत क्या है? दरअसल राम मंदिर निर्माण की आधारशिला रखने के लिए पीएम मोदी अयोध्या जा सकते हैं। इस पर शरद पवार ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा था कि कुछ लोगों को लगता है कि मंदिर बनने से कोरोना खत्म हो जाएगा। शरद के इसी बयान पर उमा भारती ने पलटवार किया है। 2 घंटे के लिए प्रधानमंत्री वहां पहुंच जाएंगे, इतना ही हो रहा है ना बस। तो उसमें ऐसी कौन सी अर्थव्यवस्था बिगड़ जाएगी? प्रधानमंत्री वो व्यक्ति हैं जो 4 घंटे से ज़्यादा नहीं सोते, 24 घंटे काम करते हैं। आज तक उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है, उसमें से 2 घंटे वो निकालेंगे और हवाई जहाज में भी फाइल वर्क करते हुए जाएंगे। मुझे उनका स्वभाव मालूम है, और आते हुए भी फाइल वर्क करेंगे। 2 घंटे भगवान राम के नाम पे दे देंगे। मैं मानती हूँ कि शरद पवार का ये बयान रामद्रोही है, मोदी जी के खिलाफ नहीं है, भगवान राम के खिलाफ है। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन को लेकर राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मंदिर निर्माण कोई विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन बीजेपी ने न्यास में सिर्फ विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी के नेताओं को स्थान दिया, जबकि न्यास में चारों पीठों के शंकराचार्य को स्थान देना चाहिए। ये न्यास को राजनीतिक ढंग से डील कर रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह ने कहा है कि 5 अगस्त को पीएम नरेंद्र मोदी अगर भूमि पूजन कर रहे हैं तो उसमें हमारे धर्मगुरु, चारों पीठों के शंकराचार्य, रामानंद संप्रदाय के स्वामी राम नरेशाचार्य जी सबको आमंत्रित किया जाना चाहिए। इन्हें न्यास में भी शामिल करना चाहिए। और 10 महीने बाद देश में कोरोना महामारी के बीच आरएसएस की सबसे बड़ी बैठक भोपाल में हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत बैठक में शामिल होने के लिए भोपाल पहुंच गए हैं। भोपाल में ये उनका 5 दिवसीय प्रवास है। इस दौरान देश की समस्याओं और राम मंदिर मुद्दे से जुड़े मुद्दों पर मंथन होने की संभावना है। आईबीसी 24 के संवाददाता सुधीर दंडोतिया ने संघ प्रमुख भागवत के प्रवास का जायजा लिया। संघ प्रमुख मोहन भागवत 5 दिन के भोपाल प्रवास पर है और इन दोनों 2 दिन तक संघ की जो चिंतन शिविर की बैठक है उसमें भाग लेंगे। संघ के कई बड़े पदाधिकारी भोपाल पहुंचे हुए। इस समय आप देखेंगे भोपाल के शारदा विहार स्कूल के बाहर यहाँ पर मोहन भागवत रुके हुए हैं और यहीं पर अगले 2 दिनों तक जो विचार मंथन किया जाएगा। अगले 3 दिन जो संघ के चिंतन शिविर के बाद में संघ के जो अनुसांगिक संगठन है उनके साथ में चर्चा की जाएगी और आने वाले समय में आरएसएस की ओर से क्या कुछ रोड मैप विचार मंथन को लेकर रहता है, इस बारे में पूरा चर्चा यहाँ पर होनी है। 10 महीने बाद पूरे देश में संघ की कोई भी जो बड़ी बैठक है वो होने जा रही है, लिहाजा इस चिंतन शिविर को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये माना जा रहा है कि आखिरी दिन जो है बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में भाग लेंगे, उनसे भी चर्चा की जाएगी। लिहाजा बीजेपी के लिहाज से भी देखें तो वैचारिक जो निर्देश हैं जो आरएसएस की ओर से लिए जाते हैं उस हिसाब से भी इस बैठक को काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इस पूरी बैठक में भारत चीन विवाद, राम मंदिर निर्माण और जो कोरोना महामारी को लेकर अभी वर्तमान में जो हालत चल रहे हैं उसको लेकर संघ के अनुसांगिक संगठन क्या करें और वैचारिक तौर पर कैसे देश को आगे क्या कोई दिशा दी जाए, इस बारे में विचार विमर्श होना है। कैमरामैन विनीत के साथ सुधीर दंडोतिया, आईबीसी 24 भोपाल। और मध्य प्रदेश में अब क्राइम की बात करेंगे, क्योंकि आए दिन वारदातों से साफ है कि बदमाशों को जरा भी पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं है। आज खंडवा में रेलवे गोडाउन के पास बदमाशों ने दिन दहाड़े एक शख्स पर पहले चाकू से हमला किया, फिर गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी फरार हो गए। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। इधर दूसरी घटना इंदौर की है, जहां तेजाजी नगर थाना क्षेत्र के प्राइम पार्क सिटी में 3 नकाबपोश बदमाश दरवाजा तोड़कर घर में घुस गए। मकान मालिक कैलाश नारायण के सिर पर हमला कर घायल कर दिया। उसके बाद अलमारी से गोल्ड और नकदी लेकर फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित कैलाश नारायण को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। इधर जबलपुर में बीच सड़क पर एक महिला की डंडों से पिटाई का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बड़ी बात यह है कि पिटाई करने वालों में एक महिला भी शामिल है। मामला पारिवारिक विवाद का है। आरोप है कि इस पिटाई की शिकायत के बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इससे पीड़िता परेशान है। पीड़िता मोना विश्वकर्मा के मुताबिक वो तलाकशुदा है और अपनी बेटी के साथ रैगवा महाड़ातोला में रहती है। तेंदुखेड़ा में उसकी ननंद रिंकी का उसके पति वृंदावन लाल विश्वकर्मा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। इससे वृंदावन घर छोड़कर वो यहाँ रहने लगी थी। शादी करना है। मेरे द्वारा प्रशासन को ये भी बताया गया कि मुझे जान का खतरा है। मेरी बेटी और मैं यहाँ अकेले रहते हैं और
देने की धमकी दी जा रही है। मेरी जान को आज भी खतरा है, मगर प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। मध्य प्रदेश के अधिकतर जिलों में बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन गुना में पानी नहीं गिरने से किसान मायूस हो गए हैं। उनकी फसलें सूखने के कगार पर है। जिले के बमोरी गांव में महिलाएं गांव से 2 किलोमीटर दूर मां कंकाली के मंदिर में इसलिए जा रही हैं ताकि वो मां कंकाली से बारिश करवाने की प्रार्थना कर सकें। गांव की महिलाएं मां के दरबार में मत्था टेक कर उन्हें नारियल भी चढ़ा रही हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। यहाँ किसानों के चेहरे भी मुरझाए हुए हैं। सैकड़ों बीघा जमीन पर फसलें लगी हुई हैं। पानी नहीं गिरने से उन्हें नुकसान का अंदेशा है। जहाँ पर जैसे यहाँ पानी बसा, यहाँ पानी सूखना पड़ रही बहुत जोर से। माली सब सूख गई, सोयाबीन सूख गई, पूरी नष्ट हुई फिर रही है। हमने कही हम बाबू पानी बसाया माता बाबू पे, ये भगवान सुन लेगी तो क्या करने माता का दर्शन कर भी आए। पानी बसाओ। पानी आपके गांव में पानी नहीं है क्या? नहीं है, सब पानी बिल्कुल पूरा सूख रही, मक्का सूख रही है, फसलें सूख रही हैं। सावन माह के तीसरे सोमवार पर आज उज्जैन के मंदिर में शाम 4 बजे बाबा महाकाल की सवारी निकली, जहां पर महाकाल मंदिर के सामने सशस्त्र बल की टुकड़ी ने बाबा महाकाल को सलामी दी, जिसके बाद राजा महाकाल की सवारी क्षिप्रा नदी के रामघाट के लिए रवाना हुई। घाट पर भगवान महाकाल ने अपने भक्तों को चंद्रमौलेश्वर और मन महेश के रूप में दर्शन दिए। मान्यता है कि बाबा महाकाल अपने भक्तों का हालचाल जानने के लिए इस दिन शहर भ्रमण पर निकलते हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस बार सवारी में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित था और किसी को भी सवारी देखने या उसमें शामिल होने की अनुमति नहीं थी। हालांकि मंदिर समिति ने सवारी देखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव की व्यवस्था की थी। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।